नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। हम सॉल्व करेंगे प्रश्न बैंक 2021-22 के क्वेश्चन और हमने लिया है चैप्टर अध्याय 9 जो है उपसहसंयोजी रसायन। इसके पहले की क्लास में हमने इससे संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके उत्तर सॉल्व कर लिए हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इसके लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से सॉल्व करें। तो आप लोगों के पास जो भी प्रश्न बैंक अवेलेबल है या फिर आपने लिखा है वो आप ओपन कर लें और जो भी क्वेश्चंस हम देखेंगे उनको समझेंगे ताकि आपके पास एग्ज़ाम में जिस प्रकार के भी इससे संबंधित टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं वो आप सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जैसे कि आपके पास जो प्रश्न बैंक है उसमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में लिखिए। तो 30 शब्दों में लिखने के लिए 2 अंकों का जो प्रश्न आ रहा है उसमें पहला है आपके पास निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम हमें लिखना है। तो IUPAC नामकरण के मैंने आपको नियम बताए हैं कि जो उपसहसंयोजी यौगिक है उसको हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट लेते हैं। एक हमारा होता है आयनीकरण क्षेत्र और दूसरा होता है उपसहसंयोजी क्षेत्र। और जब हम नामकरण करते हैं तो नामकरण के जो नियम हैं मैंने आपको पढ़ाए हैं, उनको यदि हम ध्यान में रखें तो हम फर्स्ट यौगिक का नामकरण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, फर्स्ट यौगिक में क्या है K3FeC ये है K3FeCN6 है ना। तो यहाँ पर जब इसका हम नाम लिखते हैं तो हमको पता है हम धनायन का नाम पहले लिखते हैं, मतलब K3, इसका नाम हम क्या लिख देंगे पोटेशियम। तो आप लिख दीजिए, सबसे पहले आ जाएगा पोटेशियम। पोटेशियम के बाद Fe और Cn है। यहाँ पर Cn है, इसको हम बोलते हैं साइनो और इसकी संख्या कितनी है 6, इसलिए आगे हम लिखेंगे हेक्सासाइनो। और फिर जो Fe है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं फेरेट, तो ये हो जाएगा फेरेट और इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो सूत्र है वो क्या है K2PdCl4। K2, तो K2 यहाँ पे क्या है पोटेशियम, फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे पोटेशियम, आप पूरा लिखेंगे। PdCl4, Cl क्या है यहाँ पे क्लोरो और कितने हैं 4, मतलब क्या आ जाएगा टेट्राक्लोरो। और टेट्राक्लोरो के बाद आ जाएगा PD, मतलब क्या है यहाँ पे पैलेडियम। और यहाँ पे क्योंकि ये ऋणावेशी संकुल है इसलिए हम लगाएंगे 8, तो ये हो जाएगा पैलेडिएट या पैलेडिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। दोनों के नाम, पहले का हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3 और दूसरे का पोटेशियम टेट्राक्लोरो पैलेडिएट और ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी इसकी 2। कोष्टक में आप लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या 2। ठीक है, तो ये हो गए इनके नाम। दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है देखते हैं। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखिए। अब हमको इनको क्या बनाना है, इनके क्या बनाना है, सूत्र बनाना है। तो सूत्र बनाने के लिए भी नियम हमने पढ़े हुए हैं, उस नियम के तहत जब हम सूत्र बनाते हैं तो ये हो जाता है पोटेशियम टेट्रासाइनिडोनिक्लेट। अब पोटेशियम है तो पोटेशियम मतलब हमने क्या लिख दिया K लिख दिया पहले, है ना। K के बाद फिर क्या है टेट्रासाइनिडोनिक्लेट, मतलब इसको हम बड़े कोष्टक में लिखेंगे। साइनिडोनिक्लेट है, निक्लेट मतलब क्या हो गया Na, निकिल धातु है Na लिखेंगे आप पूरा। साइनिडो किसको बोलते हैं हम, Cn को बोलते हैं, तो हमने लिख दिया Cn। और टेट्रा मतलब कितने हो गए, ये 4 हो गए और हमने एक कोष्टक कर दिया बंद। लेकिन अभी हमने पोटेशियम की संख्या नहीं लिखी है, तो पोटेशियम कितने होंगे इसके लिए हम ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 2 है। तो इस 4 में से इस ऑक्सीकरण संख्या 2 को घटा देंगे तो 2 बचेगा, तो यह हो जाएगा K2NiCN4, ये हो जाएगा पोटेशियम टेट्रासाइनिडोनिक्लेट। जो दूसरा है वो है टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो देखिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं टेट्राएमीन। तो सबसे पहले कोष्टक बना दें, है ना। कोबाल्ट धातु कौन सी है CO, तो आप लिख दो कोबाल्ट। ठीक है, फिर है टेट्राएमीन मतलब क्या NH3, कितने चाहिए हमको 4, तो कोष्टक के अंदर ऐसा करके कर दें हम 4। ठीक है। डाई एक्वा मतलब क्या H2O, डाई मतलब
2 डाई एक्वा हो गया, ये होगा इसके लिगेंड। और अब हमने कर दिया कोष्टक बंद और कोष्टक के बाहर क्या है, क्लोराइड। अब क्लोराइड कितने हैं उसके लिए हम ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखी है, 3 लिखी है, और 3 ऑक्सीकरण संख्या है। एमीन और एक्वा दोनों उदासीन है, मतलब डायरेक्ट यहाँ हम लिख सकते हैं 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, टेट्रामीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो आपने नोट कर लिया। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि FeH2O होल 6+3 प्रबल अणुचुंबकी है, जबकि दुर्बल FeCN होल 6-3 अणुचुंबकी है, क्यों? एक है प्रबल अणुचुंबकी और दूसरा केवल क्या है, दुर्बल अणुचुंबकी। देखो अंतर केवल इतना है प्रबल और दुर्बल में। तो ये टॉपिक्स तो हम क्लास में बहुत अच्छे से समझाते हैं आप लोगों को, यदि आपने क्लास अटेंड की होगी। फिर भी इसको सॉल्व कैसा करना है ये मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ आपको, है ना। इसके लिए हम करते क्या है, हमारे पास Fe है। देखो यहाँ पे Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3 है ना, और यहाँ पर भी Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी, +3 कंडीशन में Fe के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉर्मली 26 होते हैं। अब कितने हुए, 23 हुए। अब 23 का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो जो इसकी अंतिम कक्षा आयरन की होती है वो कितनी होती है, 4s2 3d6। ये अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जब इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल गए और 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल गया, मतलब क्या बचा, 3d5। 3d5 में कितने इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि हैं तो वो प्रबल अणुचुंबकी होगा, और 5 से कम है तो वो दुर्बल अणुचुंबकी होगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में इसमें जो FeH2O होल 6+3 है, प्रबल अणुचुंबकीय होने का कारण है यहाँ पर जो डी कक्षक है ना उनके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, लेकिन H2O के साथ इनका युग्मन नहीं होता। तो इसमें संकरण होता है sp3d2। इसमें जो संकरण होता है वो कौन सा होता है, sp3d2। आंसर में अगर हम देखेंगे ना तो sp3d2 संकरण होता है, जबकि इसमें होता है d2sp3 संकरण, है ना। बस आपको आंसर में ये लिखना है कि FeH2O6+3 आयन में sp3d2 संकरण पाया जाता है, जिसके पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। इसके कारण यह प्रबल अणुचुंबकीय होता है। जबकि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स आयन है इसमें डी कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, जिसके कारण d2sp3 संकरण पाया जाता है। जब d2sp3 संकरण पाया जाता है ना तो केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह कैसा हो जाता है, दुर्बल अणुचुंबकीय हो जाता है। तो ये आंसर आपको इसका लिख लें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, समझाइए कि CONH3+6 एक आंतरिक कक्षक संकुल है, जबकि ये NiNH3 होल 6+2 ये एक बाह्य कक्षक संकुल है। तो इसके लिए बस आप इतना याद रखिए कि ऐसे संकुल आयन जिसमें आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, है ना, आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, मतलब संकरण होता है D2sp3। तो D2sp3 संकरण होगा तो वो जो संकुल होगा वो आंतरिक कक्षक संकुल होगा। और यदि बाहर के डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, मतलब sp3d2, यदि ये संकरण होगा मतलब बाहर के डी कक्षक हैं, तो बाहर के डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो वो बाह्य कक्षक संकुल होगा, जबकि अंदर के डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो वो आंतरिक डी कक्षक संकुल होगा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर जब बनाएंगे तो आप बिल्कुल लिखें, है ना, कि यहाँ पे जो कोबाल्ट है, यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, CO+3 ऑक्सीकरण अवस्था पे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3 है। जबकि यहाँ पर निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2 है। निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, +2 होती है। तो इस कंडीशन में जो कोबाल्ट है उसमें D2sp3 संकरण पाया जाता है, जब जाके ये संकुल बनता है जिसमें अंदर के डी कक्षक भाग लेते हैं, इसलिए यह आंतरिक कक्षक संकुल है। जबकि निकिल में, ये वाले कॉम्प्लेक्स में, है ना, निकिल में +2 ऑक्सीकरण अवस्था में sp3d2 संकरण होता है, मतलब कि बाहर के डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, इसलिए यह क्या है, बाह्य कक्षक संकुल है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ
नेक्स्ट है लिगेंड क्या है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है कि लिगेंड क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है। जो लिगेंड होते हैं, जब हम उपसहसंयोजी यौगिक पढ़ते हैं तो उपसहसंयोजी यौगिकों में धातु आयन को जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं, है ना। जो धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। और जो लिगेंड होते हैं उनके पास कम से कम एक दाता परमाणु होना आवश्यक है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास है NH3 है, H2O है, ये कैसे लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है ना। इसके अलावा CN है, Cl है, ये सब क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए, तो ये हो जाएंगे लिगेंड। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अनुचुंबकीय है। अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना वो अधूरा सा लग रहा है ना। इसमें क्या अनुचुंबकीय है और क्या प्रतिचुंबकीय है। तो कोई भी एक आयन की जब हम बात करें कि ये अनुचुंबकीय है जबकि दूसरा प्रतिचुंबकीय है, क्यों। तो नॉर्मली जैसे कि हमने एग्जाम्पल पढ़ा, हमारे पास है NiCl4 है ना। ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें -2 चार्ज होता है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स है NiCO4 टेट्राकार्बोनिल निकेल। ये कैसा होता है, ये प्रतिचुंबकीय होता है, क्यों। मतलब कोई ना कोई एग्जाम्पल होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन में छूट गया तो हम इसको ले लें कि NiCl4-2 अनुचुंबकीय है जबकि NiCO4 जो है वो कैसा है, प्रतिचुंबकीय है। तो बस आप इतना याद रखिए कि अगर किसी के पास, किसी भी आयन या यौगिक के पास एक भी अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक भी क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो वो अनुचुंबकीय होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। जबकि यदि सारे इलेक्ट्रॉन जोड़े में हैं, जिनको हम कहते हैं सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, तो वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय। तो बस हम यही आंसर लिख सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स मैंने लिखा है, जैसे कि ये है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसके कारण ये अनुचुंबकीय है, और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, इसलिए यह कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जो कहता है निम्न में से धनायनिक, ऋणायनिक तथा उदासीन संकर यौगिक कौन कौन से होंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, धनायनिक किसकी बात कर रहा है, संकर यौगिक में हमको ये देखना, ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ना जो हम कोष्टक में लिखते हैं, उसको देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा धनायनिक है, कौन सा ऋणायनिक। तो बिल्कुल उपसहसंयोजी यौगिकों में जो हम रासायनिक यौगिक बनाते हैं ना, यदि हमने इस कोष्टक को पहले लिखा है तो वो होगा धनायनिक, और यदि इस कोष्टक को हमने आगे, जैसे मैंने पोटेशियम लगा दिया, बाद में बनाया है, तो वो होगा ऋणायनिक। तो जैसे कि ये यहाँ पर K2 पहले है, कोष्टक बाद में है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणायनिक। बाद वाली चीज़ ऋणायनिक, ये होगा ऋणायनिक संकुल। देखिए यहाँ कोष्टक पहले है तो ये हो जाएगा धनायनिक संकुल, यहाँ फिर से कोष्टक बाद में है तो ये हो जाएगा ऋणायनिक संकुल, और इसमें तो कुछ नहीं है आगे पीछे, उदासीन है तो ये वाला हो जाएगा उदासीन संकर यौगिक। फिर इसको देखें तो ये भी क्या हो जाएगा, उदासीन संकर यौगिक, ये भी क्या हो जाएगा, उदासीन संकर यौगिक, और ये वाला हो जाएगा आपका धनायनिक है ना। तो बस इसकी पहचान ये है कि अगर हमने ये जो कोष्टक बनाया है, कोष्टक पहले है तो वो धनायन होगा, और कोष्टक अगर बाद में है तो वो ऋणायन होगा, और यदि कोष्टक के अंदर बाहर कुछ नहीं है तो वो क्या होगा, उदासीन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, उदाहरण से ही समझाइए। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के समय भी आपको ये समझाए थे। प्रभावी परमाणु संख्या EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कहते हैं इसको। ये क्या होती है, आप नोट भी कर सकते हैं कि किसी उपसहसंयोजी यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध बनाने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग जो होता है वो कहलाता है प्रभावी परमाणु संख्या, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला भी बनता है जिसको आप लिख सकते हो कि EAN बराबर क्या होता है कि धातु, शॉर्ट में बताती हूँ मैं, तो धातु आप लिख सकते हैं धातु आयन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्लस लिगेंड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना। धातु आयन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन और लिगेंड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का जो योग है वो क्या कहलाता है, प्रभावी परमाणु संख्या। एग्जाम्पल देखो, हम इसका देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में क्या चीज़ है, यहाँ पे ये इस कॉम्प्लेक्स का हम उदाहरण देख लेते हैं। आप लिख लेंगे उदाहरण के लिए CO की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है यहाँ पे, +3, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था +3, CO के पास होते हैं 27 इलेक्ट्रॉन, और 27 आयन बनने के बाद कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 24, है ना।
प्लस इसमें क्या ऐड कर दें, लिगेंड से है कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये जो 6 एमीन है वो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 12। तो इसमें हमने 12 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 36। तो ये हो जाएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो गया 36 कि धातु आयन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन और लिगेंड द्वारा प्राप्त इलेक्ट्रॉनों के का जो योग है वो क्या कहलाता है, प्रभावी परमाणु संख्या। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एम्बिडेंट लिगेंड तथा कीलेट लिगेंड से क्या तात्पर्य है। देखिए एम्बिडेंट लिगेंड, एम्बिडेंट को हम उभयधर्मी भी बोलते हैं, आप लिख सकते हो उभयधर्मी लिगेंड। उभयधर्मी मतलब कि जो 2 प्रकार का काम करें, हम ऐसा कहते हैं ना। तो ऐसे लिगेंड जैसे कि हम साइनाइड की बात करें, नाइट्रो की बात करें, NO2 है ना, ये उभयधर्मी लिगेंड कब होते हैं, साइनाइड आइसोसाइनाइड के रूप में पाया जाता है ना। कभी कभी इसमें कार्बन दाता परमाणु का काम करता है और कभी कभी नाइट्रोजन दाता परमाणु का काम करता है। सेम अगर हम NO2 की बात करें तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। तो उभयधर्मी लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास 2 प्रकार के दाता परमाणु होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर केवल एक ही केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बनाता है, वह क्या कहलाता है, उभयधर्मी लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, उभयधर्मी लिगेंड। फॉर एग्जांपल में आप NO2 आयन लिख लेंगे, ठीक है। कीलेट की बात करें तो कीलेट क्या है, आप नोट कर सकते हैं, जब कोई बहुतंतुर लिगेंड धातु आयन के साथ संयोग करता है तो एक चक्रीय संरचना वाला यौगिक प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं कीलेट। और क्योंकि कीलेट का जब आपको उदाहरण बताना है तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर हमने कहा कि जो निकिल है उसने EN क्या होता है, देखो EN मिल गया आपको यहाँ पे, है ना। EN क्या है, इथिलीन डाइएमीन, इसका यौगिक है। इथिलीन डाइएमीन की संरचना कैसी होती है, यहाँ पे मैं एक बार लिख दूँ फिर इसको मैं काटूँगी, आप लिखते जाए ना, CH2 NH2, ठीक है। तो देखो EN की हम संरचना बना लेते हैं पहले, है ना। ये है किसकी, इथिलीन डाइएमीन की बात कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, NH2 CH2 आप पूरा लिखेंगे, मेरी पेन में थोड़ी दिक्कत हो रही है लिखने में तो आप ध्यान रखेंगे ना। NH2 देखो NH2 CH2 NH2 इसको हम कहते हैं इथिलीन डाइएमीन। और जब ये निकिल के साथ यौगिक बनाता है तो निकिल इस प्रकार से, आपको बुक्स में एग्जाम्पल तो मिल जाएंगे, मैं केवल समझाने के हिसाब से आपको बता रही हूँ। देखो कैसे जोड़ता है ये NH2, फिर यहाँ CH2, यहाँ पे CH2 और फिर से यहाँ क्या होता है NH2, फिर एक और अगर जोड़ेगा तो एक और कैसा जोड़ेगा, यहाँ पे NH2, यहाँ पे NH2, यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH2। तो ये जो यौगिक बनता है, ये निकिल का जो आयन बनता है ना, इसमें आप देखेंगे कि बहुतंतुर लिगेंड, मतलब ऐसे लिगेंड जिनके पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, ऐसे लिगेंड जब केंद्रीय धातु आयन से जुड़ते हैं तो हमको एक चक्रीय संरचना वाला यौगिक मिलता है। इस चक्रीय संरचना को हम कहते हैं कीलेट, ठीक है। और ये कीलेट कौन से लिगेंड बनाते हैं, हमेशा बहुतंतुर लिगेंड। ओके, नाउ नेक्स्ट है द्विक्लवड़ किसे कहते हैं, इसके 3 उदाहरण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि द्विक्लवड़ तो हमको पता होना ही चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10वां और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है द्विक्लवड़। द्विक्लवड़ ये क्या होते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं, 2 प्रकार के लवड़ों से मिलकर बने होते हैं, योगात्मक यौगिक होते हैं और जलीय विलयन पर पूर्णतः अपने आयनों में टूट जाते हैं, इन्हें कहा जाता है द्विक्लवड़। 3 उदाहरण की बात है। तो एक तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा था मोहर सॉल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट। एक आप लिख लेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट जिसका फॉर्मूला है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 होल ट्वाइस है ना 6H2O। ये पहला लिख लें आप, क्या है, मोहर सॉल्ट, ठीक है। पोटासिलम दूसरा है फिटकरी या पोटासिलम K2SO4, फिर आ जाएगा Al2, कोष्टक में लिखोगे SO4 होल ट्वाइस और होल थ्राइस होगा इसमें एल्यूमिनियम के कारण, और ये हो जाएगा 24H2O। ये दूसरा हो गया फिटकरी, ये है मोहर सॉल्ट, ये है फिटकरी, फेरस अमोनियम सल्फेट और फिटकरी को हम बोलते हैं पोटासिलम। तीसरा आप लिख लेंगे कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, लिखते जाएंगे KCl MgCl2 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 6H2O
6H2O। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखें, ये तीनों में हम देखेंगे हमने 2 प्रकार के सॉल्ट लिखे हैं, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो द्विक लवण, द्विक का मतलब होता है 2, हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। ऐसे योगात्मक यौगिक जो 2 प्रकार के विभिन्न लवणों से मिलकर बने होते हैं और जलीय विलयन पर अपने संगठक आयनों में टूट जाते हैं, पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं और पूर्णतः अपनी पहचान क्या होता है, खो देते हैं। तो इसे कहा जाता है द्विक लवण। ओके, तो ये आपका हुआ टॉपिक कौन सा, उपसहसंयोजी रसायन कंप्लीट हो गया, और जो कि समझने वाला चैप्टर था, इसलिए इसका मैंने वीडियो बना के आप लोग को अवेलेबल करवा दिया। तो आप जब भी प्रश्न बैंक सॉल्व करते हैं तो उसको समझते हुए सॉल्व करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि प्रश्न बैंक के अलावा प्रश्न बैंक के जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो आप उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो को देखें, चैप्टर्स को समझें और सारे क्वेश्चन हल करें, और आगे की क्लास में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेके फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू।